हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार एक और वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ गर्वित। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कल प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था और फिर सिंधु घाटी सभ्यता को भी हमने क्लियर कर दिया था। तो आज का जो हमारा है वो चौथा यूनिट है, ठीक है। चौथा यूनिट है जो है हमारा वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता में किस टाइप से क्या क्या हुआ था वो चीज़ हम आज पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड चलता है गाइज, वो चलता है 1500 बीसी से 600 बीसी, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक सभ्यता चलती है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता हमने जैसे पहले पढ़ा था ना, इससे पहले वाले यूनिट पे हमने पढ़ा था, उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। मतलब जो उसमें वो होता था, मतलब जो सभ्यता थी वो मात्र प्रधान हुआ करता था। लेकिन जो ये वैदिक सभ्यता होती है ये क्या होती है, ये पितृ प्रधान होती है, ठीक है। इस पितृ प्रधान और मातृ प्रधान, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मतलब घर का जो सारा काम का जो भी मतलब जो एक देखने का जो मैनेजमेंट का काम रहता है, वो जिस जो मुखिया होता है ना, घर का जो मुखिया होता है वो पूरा मैनेजमेंट करता है। तो वो उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब जो भी मैनेजमेंट का जो भी सारा काम रहता था घर का, वो सारा माँ देखती थी। मतलब गाँव घर का जो बड़ा मुखिया होता है वो माँ होती थी, मतलब मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में ये पितृ प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो घर का मुखिया होता है वो पिता होते हैं। तो वैदिक सभ्यता इस तरह की है। और ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें शहरी शहरी भी थी ग्रामीण भी थी सिंधु घाटी में ना। तो लेकिन इसमें ग्रामीण सभ्यता होती है वैदिक सभ्यता में, ठीक है। और आगे को देखो, जो वैदिक सभ्यता थी उस टाइम पे ये वाला एक मैप बना रखा है मैंने। ये जो पंजाब और अफगानिस्तान वाला प्रांत होता है ना, यहाँ पर आर्य लोग रहते थे, ठीक है। ये आर्य लोगों से रिलेटेड है, आर्य लोगों से रिलेटेड है वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता आर्य लोगों से, ये पंजाब वाला इलाका, अफगानिस्तान वाला इलाका। तो अफगानिस्तान वाले इलाके में जो आर्य लोग रहते थे वो कहाँ के थे, मैक्स मूलर एक जो व्यक्ति हैं, मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया के थे। जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के थे, लेकिन यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। जिनके काल में वैदिक सभ्यता हुई थी वो अफ़गानिस्तान और पंजाब वाले प्रांत में रहने वाले थे और आर्य लोग, ठीक है। आर्यों से रिलेटेड है पूरा। लेकिन जो मैक्स मूलर था उनके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य लोग होते थे वो कहाँ के थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, ठीक है। और इनकी जो भाषा हुआ करती थी आर्यों की, वो क्या थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है। संस्कृत भाषा हुआ करती थी आर्य लोगों की। तो जो ये वैदिक सभ्यता है ना, इसके दो काल होते हैं, मतलब दो भागों में ये डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। पहला ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में हमारा ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले तक का जो काल होता है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो सभ्यता जो ये वैदिक सभ्यता है इसके दो पार्ट हो गए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो एक एक करके हम दोनों को क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आगे को देखो, अब देखो जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में चला था। और जो इनमें जो प्रशासनिक इकाई होती थी, जो इनका प्रशासन चलता था, उसमें जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो कुल परिवार के रूप में होती थी, ठीक है। कुल और परिवार के रूप में होती थी। इसको या तो कुल कहा जाता था या परिवार कहा जाता था। और जो ये कुल होता था ये क्या होता था, सबसे छोटी इकाई होती थी, मतलब सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके बाद जो बनता था उसको गांव बोलते थे, मतलब ग्राम बोलते थे। और ग्राम के बाद बनता था विश्व बनता था, फिर जन बनता था, फिर पूरा राष्ट्र बनता था। तो इस तरीके से जो उनकी प्रशासनिक इकाई चलती थी वो इस तरीके से होती थी। पहला कुल परिवार हो गया जो सबसे छोटी इकाई है, फिर हमारा ग्राम बनता था, फिर विश्व बनता था, फिर जन और राष्ट्र, ऐसे करके बनता था। अब जो इसमें जो कुल और परिवार है गाइज, कुल और परिवार का जो मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था, ठीक है। हमने जो
सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ी, उसमें जो मुखिया हुआ करता था वो कौन थी, वो माता श्री थी, ठीक है, मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सीधे उल्टा होता है उसका। जो वैदिक सभ्यता है इसमें जो कुल या परिवार का जो मुखिया होता है वो होता है पिता, ठीक है, पिता। और उस टाइम पे पिता या कुलब भी बोला जाता था, जो घर का मुखिया होता था पिता, उसको कुलब भी बोला जाता था, ठीक है। तो दूसरा जो इसका दूसरी इकाई है जो ग्राम, ग्राम या ग्रामीणी भी बोला जाता था इसको, ठीक है। ग्राम में रहने वाले जो भी लोग होंगे उनको क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। और जो विश था, विश में रहने वाले लोगों को विशपति, और जन राष्ट्र में राजन बोला जाता था, ठीक है। इस तरीके से इनके वैदिक सभ्यता में इनकी प्रशासनिक इकाई चलती थी, ठीक है। उसके बाद जो आता है रत्नी, मतलब जो इनके मतलब एक पोस्ट होती है, मतलब उसमें जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, जो ये रत्नी जो भी पोस्ट था इसमें 12 अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। कितने अधिकारी, 12 अधिकारी हुआ करते थे, जिनमें सूत, कम्मादी, रथकार ये इसमें मुख्य हैं, ठीक है। जो रत्नी थे उसमें मुख्य हैं सूत, कम्मादी और रथकार, जो 12 अधिकारी होते थे। और इनके कुछ गुप्तचर भी हुआ करते थे, जिनको क्या कहते थे, पुरप कहते थे, ठीक है। पुरप कहते थे। पूरब का जो वो होता था, मतलब बड़ा लीडर होता था, उसको दुर्गपति बोला जाता था, ठीक है। पूरब का जो बड़ा लीडर होता था, जो एक वो बनाया था ना, इन्होंने एक संगठन बनाया होगा, एक पोस्ट बनाई होगी, उसको पूरब कहा जाता था। पूरब का जो मतलब बड़ा जो वो होता है उसको बोला जाता था दुर्गपति। और दूसरा था स्पश, ठीक है। स्पश जो दूसरा था, उसका जो मुख्य नायक होता था उसको बोला जाता था, मतलब जो भी काम काम करता था ये स्पश में, तो ये जनता की गतिविधि देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। दो तरीके के होते थे, एक दुर्गपति होते थे, एक जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे, जिनको पूरब तथा स्पश कहा जाता था। फिर एक और होते थे जिनको वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वाजपति कहा जाता था, ठीक है। वाजपति क्या होते थे, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो गोचर होती ना, जिसमें गाय वाय चराने वाले, गाय चराने योग्य जो भूमि होती है उसको बोला जाता है गोचर भूमि, ठीक है। तो ये गोचर भूमि का जो बड़ा अधिकारी होता था उसको बोला जाता था वाजपति, ठीक है, वाजपति बोला जाता था। तो उसके बाद जो आता है उग्र, ठीक है। उग्र क्या होते थे, जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। जैसे अभी पुलिस है और बहुत सारे ऐसे मतलब पोस्ट्स बने हैं ना, जो बड़े बड़े वो पोस्ट बने हैं, उसमें जो अभी अभी के टाइम पे तो पुलिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। और वैसे ही उस टाइम पे जो एक पोस्ट हुआ करता था उग्र, उनका काम होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य, ठीक है। जो भी उस टाइम पे अपराधी होते थे उनको पकड़ने का कार्य कौन करते थे, उग्र करते थे, ठीक है। अब जो इसमें वर्ण व्यवस्था होती थी ना, अब इनकी वर्ण व्यवस्था भी होती थी। अब वर्ण व्यवस्था किस तरीके से होती थी, इनकी व्यवसाय के आधार पर होती थी, ठीक है। जो इनकी वर्ण व्यवस्था होती थी वो होती थी व्यवसाय के आधार पर। अब व्यवसाय के आधार पर वर्ण मतलब जैसे अभी हम बोलते हैं ना, कास्ट बोलते हैं, कास्ट बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है समाज में ना। तो अलग अलग अभी तो कास्टों के हिसाब से बटे रहते हैं आदमी ना, कोई सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर बटे रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो ये व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, व्यवसाय के आधार पर, मतलब कोई भी व्यक्ति जिस काम में निपुण है वो उसी कास्ट का होगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता था, ठीक है, ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता था। और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है जो मतलब बहुत ही शक्तिशाली है, जिनके भुजाओं में बहुत दम है, जो बहुत ही ताकतवर है, तो उनको रखा जाता था क्षत्रिय वाले श्रेणी में, ठीक है, क्षत्रिय वाले वर्ण में रखा जाता था। और फिर और जो भी दो और होते थे ऐसे ही, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। तो जो ये वर्ण व्यवस्था होती थी उस टाइम पे, ये होती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जैसे आपने फर्स्ट वाली यूनिट पे पढ़ा था ना। तो इस तरीके से इनका वर्ण व्यवस्था चलती थी। वो भी किस तरीके से, व्यवसाय के आधार पर, जो इनका कार्य होता था, जो ये व्यवसाय करते थे, उसी के आधार पर इनका वर्ण व्यवस्था कैटेगरी वाइज ऐसे रखा जाता था इनको, ठीक है। तो उसके बाद जो ये वर्ण व्यवस्था हुई, ये किस तरीके से शुरू हुई थी, ठीक है। अब जो ब्राह्मण हुआ था, ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ब्रह्मा जी के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो ब्राह्मण का पुत्र होगा वो जिस व्यवसाय में निपुण होगा वो वही कास्ट का बनेगा, इस तरीके का चलता था उस टाइम पे, ठीक है। अब जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हुए थे ब्रह्मा जी की भुजाओं से, ठीक है, और वैश्य हुए थे ब्रह्मा जी की जंघाओं से, और शूद्र लोग उनके चरणों से हुए थे, ठीक है, शूद्र लोग चरणों से पैदा हुए थे, ठीक है, ब्रह्मा जी के। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था चलती थी, ठीक है। अब जो
आर्यों के टाइम पे जो पेय पदार्थ होता था ना इनका, आर्यों के टाइम पे, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उनमें हम आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका जो पेय पदार्थ होता था वो होता था सोमरस। ठीक है, सोमरस नामक एक पेय पदार्थ होता था जिसका वो सेवन करते थे। ठीक है, अब इनका जो मुख्य व्यवसाय था, ये व्यवसाय भी करते थे, तो व्यवसाय में ये लोग कृषि करते थे मुख्य रूप से। ठीक है, इनका जो वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय होता था वो होता था कृषि। ठीक है, मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। और इनके द्वारा जो खोजी गई धातु थी, मतलब इन्होंने एक धातु खोजी थी सबसे पहले, सर्वप्रथम एक धातु खोजी गई इनके द्वारा, वो था लोहा। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था? लोहा था। ठीक है, और ये लोहे को क्या कहते थे बताऊं? ये कहते थे श्यामयस्क। ठीक है, श्यामयस्क कहते थे लोहे को। और एक और चीज़ है तांबा। तांबा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। ठीक है, तांबे को सबसे सर्वप्रथम खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में लोहे को खोजा गया था। अब लोहे को वैदिक सभ्यता में लोग कहते थे आर्य लोग श्यामयस्क, और तांबे को सिंधु घाटी सभ्यता में बोलते थे लोहितयस्क। अब सीधे उल्टा हो रहा है। ठीक है, लोहे को श्यामयस्क बोल रहे हैं और तांबे को लोहितयस्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इनका जो चलता था, इस तरीके का था। ठीक है, अब इसमें कुछ अमाजू है। मतलब अमाजू होते क्या थे? अमाजू एक प्रकार का जो रहता था ना, वो रहता था कि जैसे जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते थे। मतलब जैसे कोई स्त्री है जो मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में शादी नहीं करती है, अविवाहित रहती है, तो उन औरतों को या उन लड़कियों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अमाजू। ठीक है, अमाजू शब्द का मतलब है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहते थे। अब जो वैदिक सभ्यता में जो आर्यों के वस्त्र हुआ करते थे, उनमें मुख्य रूप से वाश पहनते थे, अधिवास पहनते थे, उष्णवी पहनते थे। मतलब वस्त्रों को वास, अधिवास, उष्णवी इस नामों से पुकारा जाता था। और एक नीवी नाम का एक वस्त्र होता था जो अंदर पहनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। ठीक है, मतलब अंदर जैसे हम लोग अभी पहनते हैं ना, अंडर शर्ट, अंडरवियर वगैरह जो भी हम अंदर पहनते हैं, मतलब शरीर के अंदर वाले पार्ट्स में पहनते हैं, उनको अभी हम बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उस टाइम पे एक नाम होता था उनका, नीवी कहते थे। ठीक है, नीवी कहते थे जो अंदर पहनने वाले वस्त्र होते थे उनको। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनका वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का जो कुछ भी रहा, इस तरीके का रहा। उनकी प्रशासनिक इकाई, और फिर गुप्तचर किस तरीके से थे, वाजपति क्या होते थे, उग्र क्या होते थे, वर्ण व्यवस्था किस तरीके से हुई, पेय पदार्थ, मुख्य व्यवसाय, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझ ली, अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर हो गया है। तो वैदिक सभ्यता के बाद जो प्रमुख दर्शन होते थे ना, मतलब जैसे दर्शन बोलते हैं ना, प्रमुख दर्शन हैं जो भी, उनके जो संस्थापक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो योग है, मतलब जब अभी हम योग वगैरह करते हैं ना, तो योग जो दर्शन है उनके संस्थापक किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? पतंजलि को। मतलब जो योग अभी हम योगा वगैरह करते हैं, वो दर्शन किसने उसकी स्थापना किसने करी थी? वो करी थी पतंजलि ने। ठीक है, और न्याय दर्शन है, जो न्याय दर्शन किस स्थापना करी थी? गौतम बुद्ध ने। और जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन एक ऋषि हुआ करते थे कपिल, कपिल ने करी थी सांख्य दर्शन की। और जो सांख्य है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, सबसे प्राचीन दर्शन अगर पूछता है तो वो क्या है? वो है हमारा सांख्य। और एक है चारवाक। अब चारवाक दर्शन खुद चारवाक ऋषि ने करा था। एक चारवाक नाम के ऋषि थे, उन्होंने चारवाक दर्शन की स्थापना करी थी। ठीक है, और एक पूर्व मीमांसा है। एक जैमिनी करके एक ऋषि हुआ करते थे, जैमिनी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना करी थी। फिर एक उत्तर मीमांसा भी है, उत्तर मीमांसा की स्थापना करी थी बद्रायण। ठीक है, बद्रायण करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने उत्तर मीमांसा की स्थापना करी थी। और वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक की स्थापना करी थी कणाद तथा उलूक ने। एक कणाद और उलूक नामक व्यक्ति थे दो, उन्होंने क्या करी थी? वैशेषिक नामक दर्शन की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ होती हैं ना, अभी हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ा, तो उसमें ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में बात करते हैं। तो उनमें जो मुख्य नदी है वो है परुसणी। ठीक है, परुसणी करके एक नदी थी जो अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। उसमें दशराग्य युद्ध हुआ था। ठीक है, दशराग्य जो युद्ध हुआ था ना उस टाइम पे, तो ये जो दशराग्य युद्ध हुआ था ना गाइज, दशराग्य युद्ध जो हुआ था उसमें जो राजा सुदास थे ना, राजा सुदास, ठीक है, एक तरफ से राजा सुदास लड़ रहे थे और इनके अपोजिट साइड पे पंच कबीले थे। मतलब
5 कबीले वाले लोग थे, ठीक है। पंच कबीले थे इनके विरोधी, इनके विपक्ष में, जो मतलब 5 कबीले थे। उन पांचों कबीले को एक संगठित करके एक समूह बना के राजा सुदास के खिलाफ उन्होंने युद्ध करा था, जिसको दशराग्य युद्ध कहा था। वो बहुत ही साल पहले हुआ था, ठीक है, बहुत साल पहले हुआ था। उस युद्ध में राजा सुदास जीत गए थे, ठीक है। पंच कबीलों की हार हो गई थी, राजा सुदास वो युद्ध जीत गए थे, जिसको बोला जाता है दशराग्य युद्ध, ठीक है। दशराग्य युद्ध वो हुआ था कहाँ पर? परुशणी नदी के किनारे, मतलब जो अभी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक और नदी आती है, अस्किनी नदी, ठीक है। अस्किनी नदी जो अभी चिनाब, जिसको चिनाब बोलते हैं हम, ठीक है, चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, उसका प्राचीन नाम है अस्किनी। फिर एक है सतुद्री नदी, जो सतलज के नाम से जानी जाती है। फिर है वितस्ता, फिर एक वितस्ता का युद्ध भी हुआ था, ठीक है, वितस्ता, जिसको झेलम बोला जाता है अभी। फिर सदानीरा, जिसको गंडक बोला जाता है। फिर गोमती, गोमती को अभी गोमल बोला जाता है, ठीक है, गोमती नदी को गोमल भी बोला जाता है। और एक था कुभा या कुंभा या कुभा, उसको काबुल। और बिपाशा को बोला जाता है ब्यास। दृष्टधृति को बोला जाता है घग्गर, ठीक है, दृष्टधृति को बोला जाता है, दृष्टधत्ती को बोला जाता है घग्गर नदी। सुवस्तु को बोला जाता है स्वात नदी, ठीक है। ये सारी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हुआ करती थी, जिनका अभी प्राचीन समय की नदियाँ थी ऋग्वैदिक कालीन में। अभी वर्तमान में इनका नाम ये है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ लिया, अब उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को क्या कहते थे? विराट, ठीक है, राजाओं को क्या कहते थे? विराट। मतलब इसमें भी मतलब ऐसे बना रखा है ना, मैप बना रखा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब चारों दिशाओं में जो राजा हुआ करते थे। ये उत्तर वाला इलाका, पूरब और उत्तर वाला इलाका हो गया, ये उत्तर और पश्चिम वाला, ऐसे करके जितने भी उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे उनको बोला जाता था। नॉर्थ साइड मतलब उत्तर साइड को बोला जाता था विराट, मतलब जो उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे नॉर्थ साइड में, उनको विराट कहा जाता था। और जो राजा होते थे ईस्ट साइड, मतलब पूर्व साइड को जो राजा होते थे उनको राजा या फिर सम्राट कहा जाता था, ठीक है, राजा या सम्राट कहा जाता था। और साउथ एरिया में भोज कहा जाता था, राजा भोज करके सुना होगा ना आपने, गंगू तेली वाला। तो जो साउथ इलाके में होता था, दक्षिण इलाके में, उनको भोज कहा जाता था। और जो मतलब वेस्ट साइड में होते थे, पश्चिम साइड में, उनको स्वराष्ट्र बोला जाता था। और जो मध्य के होते थे उनको बोला जाता था राजा, ठीक है। मध्य वाले जो राजा होते थे उनको राजा बोला जाता था। और जो वेस्ट में थे स्वराष्ट्र, नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट और साउथ में भोज। इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में राजाओं के अन्य अन्य नाम थे। अब जो उत्तर वैदिक काल है, इसका एक पहला नगर जो है वो है कौशाम्बी, जो ईंटों से निर्मित है, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल का पहला नगर बना था गाइस, वो था कौशाम्बी, जो ईंटों से बना था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का जो आभूषण था, मुख्य रूप से जो आभूषण था, उसको निष्क या शतमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क या शतमान कहा जाता था। जो कहाँ पहनते थे? गले में पहनते थे, ठीक है। निष्क या शतमान को कहाँ पहनते थे? गले में पहनते थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जो हल था ना, हल को शिरा कहा जाता था। मतलब जो हल होता था, हल को शिरा कहा जाता है। अभी हम जब जैसे पहाड़ों में खेत वगैरह जोतते हैं ना हल से, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ी वाले इलाकों में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको हल और बैलों के साथ खेतों की जुताई करते हुए दिखेंगे। तो जो हल होता था, हल को उस टाइम पे सिरा कहा जाता था, ठीक है। और जो आभूषण होता था निष्क या शतमान, वो गले में पहना जाता था। और जो उत्तर वैदिक काल में जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये उत्तर वैदिक काल में लिया गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो मुंडकोपनिषद है, उसका आदर्श वाक्य क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो ये मुंडकोपनिषद है, इसमें यज्ञ की तुलना की है, ठीक है। इसमें यज्ञ की तुलना की है टूटी नाव से। टूटी नाव मतलब यज्ञ को क्या कहा गया है? टूटी नाव कहा गया है उत्तर वैदिक काल में मुंडकोपनिषद में, ठीक है। अब जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हुआ करते थे वो कौन होते थे? देवताओं को प्रजापति बोलते थे, ठीक है। प्रमुख देवता होते थे जो, उनको प्रजापति कहते थे। और जो महाकाव्य लिखा था महाभारत, ठीक है, महाभारत जो महाकाव्य लिखा था
उसके लेखक कौन है? वेद व्यास। और उसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ये पेपर में बहुत सारा पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम वो है जय संहिता, और नया नाम क्या है, वो है महाभारत। ठीक है, जो किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, और उस टाइम पे गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? एक गोत्र नामक संस्था का, जैसे अभी हम बोलते ना तो किसी भी इंसान का गोत्र क्या है, कुल क्या है, तो जो गोत्र हुआ था, गोत्र की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुई थी? गोत्र नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से हमारा वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो जो उत्तर वैदिक महाजनपद हैं, ठीक है, पांचवा जो यूनिट है वो है महाजनपदों का उदय। अब जो महाजनपदों का उदय हुआ था वो किस टाइप से हुआ था, ये वाला यूनिट भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम महाजनपदों के बारे में देखते हैं। कितने महाजनपद होते हैं टोटल? 16 महाजनपद हुए थे। ठीक है, 16 महाजनपद हुए थे जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं महाजनपदों में जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको क्या बोला जाता था? कबीला बोला जाता था। उसके बाद जन बनते थे, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, तब महाजनपदों का उदय हुआ था। महाजनपद से पहले जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कबीला कहते थे, फिर जन कहते थे, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बना, फिर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, अब देखो 16 महाजनपदों में से जो जानकारी मिलती है ना, 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वह कहाँ मिलती है? वो जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, जो भगवती सूत्र है जैन धर्म का जो ग्रंथ है एक, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों के बारे में। ठीक है, और जो जानकारी है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। ठीक है, अगुत्तर निकाय करके एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, वहाँ से भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म का ही एक और ग्रंथ है जिसको बोलते हैं महावस्तु। ठीक है, बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ हो गए, एक अगुत्तर निकाय, दूसरा महावस्तु। इन दोनों ग्रंथों से हमें क्या पता चलता है? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरी हो गई भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद, उनमें से मुख्य रूप से कौन कौन से महाजनपद हैं? जिनमें से पहला तो आता है अंग। ठीक है, अंग आता है जो जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, अंग जो महाजनपद हुआ उसकी राजधानी बनी चंपा, जो अभी भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। ठीक है, भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। और एक दूसरा हुआ मगध। ठीक है, मगध जो महाजनपद हुआ उसकी राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज राजधानी थी, या राजगृह भी बोलते थे उसको। ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज क्या थी? मगध की राजधानी थी, जो अभी कहाँ पड़ता है? पटना या गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, पटना या गया बिहार में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था उस टाइम का, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना, वो था मगध। तभी तो अभी हम आगे पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था वो चीज़ हम आगे पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट। तो मगध राज्य जो हुआ था उस टाइम पे, महाजनपद जो हुआ था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ था। अभी के टाइम पे ये जनपद कहाँ पड़ता है? पटना या गया बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो वज्जी करके एक और जनपद आता था, वज्जी करके जो महाजनपद आता था उसकी राजधानी थी वैशाली, या मिथिला या विदेही भी बोला जाता है, जो भी बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 3 जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में हमने बात करा, अंग, मगध तथा वज्जी, ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये तीनों जनपद कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। क्योंकि मैंने, अगर आप बुक में देखोगे ना, तो उसमें सीरियल वाइज नहीं दिया गया है। मैंने इसमें इसीलिए लिखा है ताकि हमें याद रहे कि बिहार में कितने आते हैं, मध्य प्रदेश में कितने आते हैं, राजस्थान में कितने आते हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने आते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक सीरियल वाइज कर रखा है। तो पहले हम बिहार से स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में 3 हो गए, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक और महाजनपद है जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जो है अवंती। ठीक है, अवंती आपने नाम सुना होगा पहले भी। तो जो अवंती महाजनपद हुआ था उसकी राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, उज्जैन इसकी राजधानी थी, और यहाँ की मतलब उज्जैन राजधानी थी, और जिसको माहिष्मती भी बोला जाता है। ठीक है, माहिष्मती भी बोला जाता है। अभी के टाइम पे ये कहाँ पड़ता है? मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपने देखा होगा मूवी में ना, मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखा होगा अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, बाहुबली मूवी देखी होगी तो। ठीक है, तो ये पड़ता है अभी के टाइम पे मालवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ, जो अवंती है
ये उज्जैन जो है उसकी उत्तरी कैपिटल थी, महिष्मती उसकी क्या थी, दक्षिणी कैपिटल थी। ठीक है, अवंती की जो उत्तरी कैपिटल थी वो थी उज्जैन और दक्षिणी कैपिटल क्या थी, वो थी महिष्मती। ठीक है, उसके बाद एक और आता है राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य करके एक महाजनपद हुआ था राजस्थान में, उसकी राजधानी थी विराटनगर जो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक और महाजनपद उदय हुआ था जिसका नाम था अशमक। ठीक है, अशमक नामक एक महाजनपद का उदय हुआ जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है, पोटली या पोतन नामक राजधानी थी इसकी। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी क्षेत्र में ये महाजनपद पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दो ऐसे जनपद हैं जो सिर्फ दो ऐसे जनपद हैं जो आउट ऑफ इंडिया, मतलब भारत से बाहर दो राज्य ऐसे हुए थे महाजनपद जो भारत से बाहर हैं अभी के टाइम पे। तो कंबोज और गांधार नामक दो ऐसे राज्य हुए जो अभी कहाँ हैं, भारत से बाहर हैं। तो जो कंबोज नामक महाजनपद हुआ उसकी राजधानी थी हाटक जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है कंबोज नामक, जिसकी राजधानी थी हाटक। और जो दूसरा है गांधार, तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछता है। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे तब भी आपने ये गांधार तक्षशिला ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो गांधार महाजनपद हुआ था उसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। ठीक है, जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तभी तो ये आउट ऑफ इंडिया है जो पेशावर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो गांधार तक्षशिला रावलपिंडी कहाँ, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब जितने भी जनपद हैं वो सारे कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। तभी मैंने सीरियल वाइज लिखा था। अब उत्तर प्रदेश में जो पहला जो महाजनपद हुआ था वो काशी हुआ था। ठीक है, काशी हुआ था जिसकी राजधानी थी वाराणसी जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। उसके बाद एक और महाजनपद हुआ वत्स करके। ठीक है, वत्स करके जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है अभी। उसके बाद एक और महाजनपद हुआ कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी, एक उत्तरी राजधानी थी जो श्रावस्ती में पड़ती थी और एक दक्षिणी राजधानी थी साकेत करके जो फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है अभी। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद आया मल्ल। ठीक है, मल्ल नामक एक महाजनपद का उदय हुआ जो कुशीनगर या कुशावती जिसकी राजधानी थी जो अभी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक मल्ल करके एक महाजनपद का उदय हुआ था जिसकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी और कुशीनगर को ही कुशावती भी कहा जाता था जो अभी के टाइम पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही एक महाजनपद का उदय हुआ जो है पांचाल करके। पंचाल नामक जो महाजनपद हुआ उसकी राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र करके राजधानी थी, उसको काम्पल्य भी बोला जाता था। ठीक है, काम्पल्य या अहिछत्र करके राजधानी थी पंचाल की, जो अभी के टाइम पे जो बरेली फर्रुखाबाद वाला इलाका है वहाँ ये महाजनपद मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक और है चेदी। चेदी नामक महाजनपद भी उत्तर प्रदेश में हुआ था जो शक्तिमती जिसकी राजधानी थी। ठीक है, चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती थी जो अभी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद जो ये चेदी था ना, यहाँ का राजा हुआ करता था राजा शिशुपाल। शिशुपाल यहाँ का राजा हुआ करता था, कहाँ का, चेदी का राजा था राजा शिशुपाल। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद एक और राज्य हुआ कुरु राज्य जो आपने कहाँ पढ़ा होगा, महाभारत के टाइम पे भी आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र था। जो कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, महाभारत कालीन आपने सुना होगा ना इसका नाम। तो कुरुक्षेत्र जो था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो अभी के टाइम पे दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर और एक महाजनपद था अंतिम 16वां जिसका नाम है सूरसेन। ठीक है, सूरसेन नामक महाजनपद का उदय हुआ जो अभी के टाइम पे कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसकी राजधानी मथुरा ही थी उस टाइम पे। मथुरा का नाम पहले भी मथुरा ही था, अभी भी मथुरा ही है। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म से पहले भारत के 16 महाजनपद ये थे। ठीक है, उसके बाद बुद्ध का जन्म होता है। तो जो हमने जनपद पढ़े ये वैदिक सभ्यता वैदिक कालीन थे। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन। तो जो बुद्ध के जन्म से पहले के जो महाजनपद थे इस तरीके थे। उसके बाद जैन धर्म की स्थापना होती है, बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। इन 16 जनपदों में कौन कौन क्या क्या चीज़ें होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज जो 5 यूनिट थे 5 यूनिट हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा और कुछ चीज़ें अगर मेरे से गलतियाँ हुई हैं तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।